नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत व इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सुल्तान बहाउद्दीन सूरी का बेटा, गियाउद्दीन सूरी का छोटा भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम को गजनी की सल्तनत विरासत में प्राप्त थी, जिसे इसने अपनी काबिलियत पर और विस्तार रूप दिया। विस्तार के इसी क्रम में इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इसी क्रम में कई आक्रमण भी किए, जिनमें चर्चित आक्रमण 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध है। इस युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान से कड़ी शिकस्त प्राप्त की, परंतु मोहम्मद गोरी ना हारने के गुण से लैस था। 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जयचंद जैसे नीच और गद्दार ने सहायता की और इसी छल और बल की ताकत पर मोहम्मद गोरी ने तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कड़ी शिकस्त दी। अपनी विजय को साकार रूप प्रदान किया और भारत में इसने तुर्क साम्राज्य स्थापित किया, जो अब तक सभी प्रकार के इस्लामिक आक्रांताओं से भिन्न था, क्योंकि अब तक किसी भी इस्लामिक आक्रांता ने भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। चाहे अरब आक्रांताओं में मोहम्मद बिन कासिम रहा हो या तुर्क आक्रांताओं में गजनवी रहा हो, अब तक जितने भी आक्रांता आए थे उनके मूल उद्देश्य दो ही थे, या तो वो धन प्राप्ति के उद्देश्य से आए थे या फिर इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे। परंतु मोहम्मद गोरी ने इस रीत को बदला और साम्राज्य कायम किया। यही आक्रांता जब 1206 ईस्वी में गजनी वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही खोकर नाम की जनजाति ने इसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी को कोई संतान नहीं थी। इल्तुतमिश द्वारा संरक्षण प्राप्त एक विद्वान रहे हैं मिन्हाज उस सिराज। इन्होंने कहा है कि मोहम्मद गोरी ने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे हो सकते हैं, परंतु मेरे हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्क गुलाम, जो मेरे ठिकानों के उत्तराधिकारी होंगे और मेरे नाम मेरे खुतबों में जिंदा रखेंगे। मित्रों, ये वही मिन्हाज उस सिराज है जिसने दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई अर्थात परोपकारी कहा है। जब मोहम्मद गोरी भारत से गजनी लौट रहा था तो सल्तनत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सल्तनत विस्तार धारण कर चुकी थी। तो इसी सल्तनत में मोहम्मद गोरी के तीन प्रमुख दास थे, ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा और तीसरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। नासरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और सिंध दो स्थानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था और ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी के कुछ ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। इसलिए जब मोहम्मद गोरी मरा तो इन तीनों प्रतिनिधियों के मध्य टकराव होना अपरिहार्य हो गया था और इस टकराहट में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और उसने ही भारतीय ठिकानों को दिल्ली सल्तनत के रूप में तब्दील किया। चर्चा की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की तो इस नाम का जो अर्थ होता है वह है चंद्रमा का देवता। इसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। उस दौरान दास प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। लोग अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। मोहम्मद गोरी को भी एक व्यापारी के हाथों बेच दिया गया था और इस व्यापारी ने इसे एक काजी थे जिनका नाम था फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी, उनके हाथों बेच दिया था
और फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी ने ही इनका पालन पोषण किया था। फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य शिक्षा भी प्रदान करवाई थी और इन्हीं के प्रयासों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुरीले शब्दों में कुरान को पढ़ना सीख लिया था और इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाने जाने लगा था। परंतु एक समय ऐसा आया कि फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, अजीज़ कुकी के पुत्रों ने फिर से व्यापारी को बेच दिया और व्यापारियों से खरीद लिया मोहम्मद घेरी के सैनिकों ने। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के बल पर ऐबक ने सेना में विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इसी के चलते गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी इससे इतना प्रसन्न हुआ कि इसने इसे अपनी सेना में आमीर आखूर बना दिया। आमीर आखूर जो है उस दौरान जो शाही घोड़े होते थे उनकी देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी शिकस्त का सामना कर चुका था, 1192 में जब मोहम्मद गोरी भारत पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो उस दौरान ये अमीर आखूर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें भाग लिया था। अर्थात पहली बार ये 1192 में भारत आया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। इसके अलावा इसने 1194 में चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गोरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा था और इसमें जयचंद को शिकस्त दी थी। 1195 में अलीगढ़ का युद्ध हुआ था जिसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी और 1205 में खोखरों का दमन करने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख भूमिका रही थी। इसी वजह से मोहम्मद गोरी ने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि वली अहद उत्तराधिकारी घोषित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को और मलिक की उपाधि दी थी। ऐबक ने ये स्थिति अपनी योग्यता के बल पर ही प्राप्त की थी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के पश्चात 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इस उपलक्ष्य में इसने सोने के सिक्के बंटवाए। सोने के सिक्के बंटवाने के कारण ही इसे लाख बख्श कहा गया, अर्थात लाखों का दान देने वाला। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, स्वतंत्र नहीं था, इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और चूँकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, स्वतंत्र सुल्तान स्वयं को नहीं माना, इसलिए इसने अपने नाम के कभी सिक्के जारी नहीं कराए। यह मलिक और सिपह सलार, अर्थात मलिक श्रेष्ठ और सिपह सलार का मतलब होता है कि इसका प्रतिनिधि बनकर, गोरी का प्रतिनिधि बनकर हमेशा कार्य करता रहा। आप स्क्रीन पर एक मैप देख रहे होंगे। ये वाली जो स्थिति है ये उस दौरान की हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की। ऐबक ने सूझबूझ दिखाई और नए क्षेत्रों को जीतने के बजाय जो इसे प्राप्त क्षेत्र थे उनको ही अक्षुण्ण बनाए रखने की नीति में विश्वास रखने लगा। इसलिए इसने अब प्रतिद्वंदी थे नासरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज, उनसे शांतिपूर्ण वैवाहिक संबंध कायम किए। इसने यल्दौज के पुत्री से विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। सल्तनत में ऐबक का जीवन हम कई स्टेप में देख सकते हैं। 1192 से 1206 का जो काल है इसमें यह गोरी का अमीर आखूर था। 1206 से 1208 में यह सिपह सालार मलिक था और यल्दौज व कुबाचा से छिटपुट संघर्ष कर रहा था। 1209 से 10 तक का जो काल था, इस काल में गजनी का जो वैज उत्तराधिकारी था, मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मंसूर प्रदान कर दिया था, मान्यता दे दी थी इसकी सल्तनत को कि आप जो है आप स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। तो इस काल में ही इसने दिल्ली सल्तनत का मानचित्र तैयार करने का प्रयास किया था कि क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी, क्या क्या आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, क्या क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं होंगी। ये सारा खाका कुतुबुद्दीन ऐबक तैयार कर रहा था। इसने अपने दरबार में हसन निजामी, जिसने ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना की है, और फ़क्र मुदब्बिर, जिसने 2 पुस्तक की रचना की है, अदाब उल हर्ब और अल भुजाता, इन्हें भी संरक्षण दिया हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस भागदौड़ भरे जीवन में यह कुछ साकार कार्य नहीं कर सका।
हालांकि इसने स्थापत्य में योगदान दिया, जिनकी चर्चा हम अलग से सल्तनतकालीन स्थापत्य कला पर वीडियो बनाकर करेंगे। 1210 ईस्वी में जब यह लाहौर में ही चौगान खेल रहा था, एक घोड़े का खेल होता था जैसे पोलो है आज के टाइम में, तो घोड़े से गिरने के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई थी और गुलाम वंश की जो शुरुआत इसने की थी, इस संस्थापक के रूप में ही लाहौर में इसे दफना दिया गया था। मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और 1206 से 90 तक का जो टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 प्रमुख शासक व उनके वंशज रहे हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन रहा है 1206 से 1210। फिर है 1210 से 65 तक इल्तुतमिश व इसके वंशजों का काल। फिर है 1265 से 87 तक का बलवन व इनके वंशजों का काल। कई बार कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश व बलवन के वंशजों को ममलूक कहा जाता है। ममलूक ऐसे लोग होते हैं जो गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें होते हैं। देखिए, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ममलूक नहीं माना जा सकता, जबकि इल्तुतमिश और बलवन दास्ता से मुक्त कर दिए गए थे। इसलिए इल्तुतमिश व इसके जो वंशज हैं उनको ममलूक वंशी कहा जा सकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक व दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।